हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधांशु स्वागत करता हूं आपका आशीष तिवारी यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए लेकर आया हूं एक वीडियो लेक्चर सीरीज जो बेस है आपके ऑल यूजी कोर्सेज के 5th सेमेस्टर की अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की समझ, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस नाम की एक इम्पोर्टेंट किताब पर, जो कि आपका जेनरिक इलेक्टिव यानी कि आपका जीई का सब्जेक्ट है। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर या किसी और यूनिवर्सिटी से सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाली है, क्योंकि इस सीरीज में हम हर चैप्टर को सिंपल भाषा में समझेंगे, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को ब्रेक डाउन करेंगे और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, अगर आप ड्यू, सोल, रेगुलर, एनसीवैप एंड अदर किसी के भी सब्जेक्ट को समझना चाहते हैं आसानी से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। एंड सोल से रिलेटेड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सएप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं ऑल यूजी कोर्सेज के सेमेस्टर 5th की अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के हमारे यूनिट नंबर 3 के चैप्टर नंबर 7 के इस वीडियो लेक्चर में। इससे पहले की वीडियो में हमने यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, और आज की वीडियो में हम हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 जलवायु परिवर्तन, वैश्विक कॉमन्स और विभेदित जिम्मेदारियों के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट, धरती गर्म हो रही है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समंदर बढ़ रहे हैं, कभी बाढ़ तो कभी सूखा। लेकिन सवाल यही है कि इस संकट के लिए जिम्मेदार कौन है? तो स्टूडेंट, क्या सबकी गलती बराबर है या अमीर देशों को ज्यादा जिम्मेदारी उठानी चाहिए? तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे जलवायु परिवर्तन, वैश्विक कॉमन्स और विभेदित जिम्मेदारियों की सच्चाई, एक ऐसी कहानी जो कि पूरी दुनिया की किस्मत तय कर सकती है। तो चलिए इस चैप्टर की जो हम शुरुआत कर लेते हैं, वो हम सबसे पहले कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन और वैश्विक कॉमन्स के परिचय से, यानी कि एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। तो स्टूडेंट, सबसे पहले समझते हैं कि वैश्विक कॉमन्स क्या है। तो जलवायु परिवर्तन आज की दुनिया की सबसे बड़ी वैश्विक चुनौती है। वैश्विक कॉमन्स वे संसाधन जिनका कोई एक देश मालिक नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की साझी संपत्ति है। तो स्टूडेंट, वैश्विक कॉमन्स वे संसाधन होते हैं, वे प्राकृतिक संसाधन है जो कि पूरी मानवता के साझा है, किसी एक देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। उदाहरण के लिए जैसे वायुमंडल हो गया, महासागर हो गया, अंटार्कटिका होगा, बाह्य अंतरिक्ष हो गया। तो स्टूडेंट, जलवायु परिवर्तन इन्हीं कॉमन्स को प्रभावित करता है और सभी देशों को नुकसान पहुंचाता है। तो स्टूडेंट, जब इन संसाधनों को जरूरत से ज्यादा दोहन होगा इनका, तो जो जलवायु परिवर्तन है यानी कि जो क्लाइमेट चेंज है वो सामने आएगा। तो अब ये सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक चुनौती भी बन चुकी है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा परिचय हमारे क्लाइमेट चेंज और वैश्विक कॉमन्स का, ग्लोबल कॉमन्स का। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है विभेदित जिम्मेदारियां ऐतिहासिक संदर्भ को लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं विभेदित जिम्मेदारियां ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। तो स्टूडेंट, सवाल यही है कि अगर प्रदूषण सबको नुकसान पहुंचा रहा है तो क्या सबकी जिम्मेदारी बराबर होनी चाहिए? तो स्टूडेंट, नहीं, क्योंकि इतिहास गवाह है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के समय अमीर देशों ने सबसे ज्यादा प्रदूषण फैलाया। तो सभी देश जलवायु संकट से प्रभावित है, लेकिन सभी को जिम्मेदारी समान नहीं है। कारण यही है कि अमीर देशों ने औद्योगिक क्रांति से लेकर अब तक ज्यादा प्रदूषण किया है। तो स्टूडेंट, उन्होंने सैकड़ों साल तक प्राकृतिक संसाधनों का बेतनाह दोहन किया, और आज इस धरती के तापमान को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान उन्हीं का है। तो स्टूडेंट, इसके लिए क्या किया गया? तो इसके लिए सामान्य लेकिन विभेदित जिम्मेदारियों का एक सिद्धांत रखा गया है, जिसे हम सीबीडीआर भी कहते हैं। तो ये सिद्धांत कहता है कि जलवायु संरक्षण की जिम्मेदारी सभी देशों की है। ये सामान्य कहता है, लेकिन विकसित देशों को अधिक जिम्मेदारी उठाना चाहिए, ये विभेदित कहता है, क्योंकि उन्होंने प्रदूषण ज्यादा फैलाया है। तो स्टूडेंट, यही कारण है कि 1992 के जो UNFCCC का जो समझौता हुआ था, उसमें एक सिद्धांत अपनाया गया था, कॉमन बट डिफरेंटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिसे हम सीबीडीआर कहते हैं। यानी कि जलवायु की रक्षा सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन अमीर देशों की जिम्मेदारी ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने ज्यादा नुकसान किया है। तो स्टूडेंट, यही था हमारा सीबीडीआर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है असमानताओं का सुदृढ़ीकरण। असमानताओं का सुदृढ़ीकरण करें तो स्टूडेंट, गरीब देश अक्सर कहते हैं कि अमीर देश अपनी ऐतिहासिक जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। विकासशील देशों को दोहरी चुनौती देती है होती है, विकास करना और साथ ही प्रदूषण भी कम करना। तो स्टूडेंट, ये एक असमानता है, क्योंकि जो विकसित देश हो गए वे अपना विकास कर चुके हैं, प्रदूषण फैला चुके हैं,
लेकिन जो विकासशील देश है उनको भी अपना विकास भी करना है और प्रदूषण को भी कम करना है। तो इसलिए हम इसे कहते हैं समानताओं का सुदृढ़ीकरण। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तो अब हम बात कर लेते हैं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के बारे में राज्यों पर। तो अब देखें कि कैसे इसका असर जो है वो अलग अलग देशों पर कैसा है। यहाँ पर राज्यों से मतलब हमारा देश से है या छोटे द्वीप से है। तो समुद्र के किनारे बसे छोटे द्वीप देशों पर सबसे बड़ा खतरा समुद्र का स्तर बढ़ना, अफ्रीका और एशिया के गरीब देशों में सूखा, बाढ़, भूखमरी और पलायन की समस्या है। तो स्टूडेंट छोटे द्वीप जैसे कि हमारा मालदीव्स हो गया, उस पर समुद्र का बढ़ता स्तर उनके अस्तित्व के लिए खतरा बन चुका है। और अफ्रीका और एशिया के जो गरीब देश है वहां पर सूखा, बाढ़ और भूखमरी जैसी जो विपदाएं है वहां पर वे बहुत सारी देखने को मिल रही है। तो स्टूडेंट विकसित देशों में तकनीकी के कारण अनुकूलन असमान, लेकिन वे भी चरम मौसमी घटनाओं, तूफान, जंगल की आग से प्रभावित। तो स्टूडेंट जबकि जो विकसित देश है वहां पर तकनीक और संसाधनों की वजह से थोड़ा बेहतर सामना कर पा रहे हैं, लेकिन वे भी बचे नहीं है। वहां पर भी तूफान, आग और चरम मौसम वहां पर भी बढ़ चुके हैं। तो यानी कि जलवायु परिवर्तन किसी को नहीं छोड़ता, पर सबसे ज्यादा जो चोट है वो गरीबों पर पड़ती है, गरीब देशों पर पड़ती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा राज्यों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है अंतर्राष्ट्रीय समझौते एवं रूपरेखाओं के बारे में। तो अब हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे अंतर्राष्ट्रीय समझौते रूपरेखाएं के बारे में। तो सबसे पहले इसमें आता है हमारा UNFCCC 1992 जलवायु परिवर्तन पर पहला बड़ा ढांचा। तो स्टूडेंट जो ये हमारा संकट है, इस संकट से निपटने के लिए दुनिया ने कई समझौते किए। तो उनमें जो हमारा सबसे बड़ा जो ढांचा आता है वो हमारा UNFCCC का आता है। ये जलवायु परिवर्तन पर पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय ढांचा है। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल आता है जो कि 1997 में बना, विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने की कानूनी बाध्य है। तो क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने की कानूनी बाध्यता तय की गई है। इससे अलग पेरिस समझौता आया जो कि 2015 में आया। इसमें सभी देशों ने उत्सर्जन घटाने और ग्लोबल तापमान 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने का संकल्प लिया। तो पेरिस समझौते में यह तय हुआ कि दुनिया के लगभग हर देश ने वादा किया कि वे तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रखने की कोशिश करेंगे। तो स्टूडेंट इन समझौते ने उम्मीद जगाई, लेकिन अमल में कमी अभी भी सबसे बड़ी चुनौती है। तो स्टूडेंट यही था हमारा अंतर्राष्ट्रीय समझौते और रूपरेखाएं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है जलवायु परिवर्तन से निपटने में चुनौतियां। तो स्टूडेंट अब हम बात करते हैं असली मुश्किलों की, जो कि जलवायु समझौते के रास्ते में दीवार बनकर खड़ी है। तो इसमें सबसे पहले चुनौती आती है विकसित और विकासशील देशों के बीच जिम्मेदारियों पर विवाद। तो स्टूडेंट जो दोनों विकसित और विकासशील देश है उनके बीच जिम्मेदारी को लेकर विवाद है। इसी के अलावा नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण की ऊंची लागत लगती है और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और क्लाइमेट जस्टिस का अभाव है। तो यानी कि जलवायु न्याय की एक कमी है यहाँ पर। साथ साथ अमीर देशों द्वारा गरीब देशों को वादा की गई वित्तीय सहायता भी पूरी तरह न मिलना। तो अमीर जो देश है वो गरीब देशों को दी जाने वाली वित्तीय सहायता का अधूरा वादा करते हैं। तो कई बार तो ये जो वादे हैं सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाते हैं। तो स्टूडेंट यही थे हमारे जलवायु परिवर्तन से निपटने में चुनौतियां। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा केस स्टडी को लेकर आता है, यानी कि जमीनी सच्चाइयों को लेकर आता है। तो स्टूडेंट अब कुछ उदाहरण है जो कि इस पूरी बहस को जिंदा बना देते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे हमारे मालदीव की। तो समुद्र स्तर बढ़ने से अस्तित्व पर संकट। तो स्टूडेंट समुद्र का स्तर बढ़ने से यह जो देश है ये डूबने की कगार पर है। वहां के नेता कहते हैं कि अगर दुनिया नहीं बदली तो हम नक्शे से मिट जाएंगे। उसके अलावा भारत में बात करें तो भारत में विकास और उत्सर्जन नियंत्रण के बीच संतुलन की चुनौती। तो भारत एक विकासशील देश होने के नाते भारत के सामने दूसरी चुनौती है, विकास भी जरूरी है, प्रदूषण भी कम करना। तो इसलिए भारत सोलर एनर्जी मिशन, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और हरित तकनीक को बढ़ावा दे रहा है। इसके अलावा अमेरिका और चीन में देखें तो दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक, लेकिन जलवायु वार्ताओं में केंद्रीय भूमिका। तो स्टूडेंट दुनिया के सबसे बड़े प्रदूषक हमारे अमेरिका और चीन है, लेकिन यहाँ के जलवायु वार्ताओं में उनका रवैया तय करता है कि भविष्य किस दिशा में जाएगा। तो स्टूडेंट यही थे हमारे कुछ केस स्टडीज जिसमें हमने मालदीव, भारत, अमेरिका और चीन जैसे देशों को देखा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य का लेकर। तो अब हम बात कर लेते हैं सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य के बारे में। तो यथार्थवाद क्या कहता है इस पे? यथार्थवाद कहता है कि राज्य अपने राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देंगे, इसलिए जलवायु समझौते कठिन है। तो स्टूडेंट ये जो सिद्धांत है ये इस पूरे मुद्दे को कैसे समझाते हैं? तो यथार्थवाद समझाता है कि हर देश अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों को पहले रखता है, इसलिए जो जलवायु समझौते हैं वे अक्सर कमजोर पड़ जाते हैं। तो यथार्थवाद हमारा यही कहता है। इसके बाद उदारवाद।
उदारवाद कहता है कि सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के माध्यम से समस्या हल हो सकती है। तो उदारवाद कहता है कि अगर देश सहयोग करे और संस्थाएं मजबूत हो तो जो वैश्विक संकटों का हल है वो संभव हो सकता है। तो यही था हमारा उदारवाद कहता है। इसके बाद रचनावाद क्या कहता है, रचनावाद के बारे में देख लेते हैं आखिर रचनावाद क्या कहता है। तो रचनावाद कहता है कि विचार, पहचान और सामाजिक दबाव से देशों का रवैया बदल सकता है, जैसे कि ग्रीन मूवमेंट। तो स्टूडेंट, रचनावाद कहता है कि देशों का जो रवैया है वो सिर्फ हितों से नहीं बल्कि विचारों और सामाजिक दबाव से भी बदलता है। तो जैसे कि हमारा ग्रीन मूवमेंट्स है उसने अब कई देशों की नीतियों को प्रभावित किया है। तो यही हमारा रचनावाद कहता है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा ओवरऑल पूरे चैप्टर का एक छोटा सा निष्कर्ष आता है। तो अब हम ओवरऑल पूरे चैप्टर के एक छोटे से निष्कर्ष के बारे में बात कर लेते हैं। निष्कर्ष में हम देखें, जलवायु परिवर्तन केवल पर्यावरणीय नहीं बल्कि राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चुनौती है। तो वैश्विक कॉमन्स को बचाने के लिए सभी देशों को एक साथ आना होगा। तो स्टूडेंट, जलवायु परिवर्तन अब कोई भविष्य की बात नहीं है, ये आज की सच्चाई है। यह सिर्फ पर्यावरण का ही मुद्दा नहीं है बल्कि मानवता का भी इम्तिहान है। तो स्टूडेंट, वैश्विक कॉमन्स को बचाना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन सबकी बराबर नहीं। अमीर देशों को आगे आना होगा, गरीब देशों को सहयोग चाहिए और हम सबको मिलकर धरती के साथ न्याय करना होगा। तो स्टूडेंट, इसलिए हम यही कह सकते हैं कि जो जिम्मेदारी है वो सभी पर तो है लेकिन समान नहीं है, विभेदित भी होनी चाहिए, क्योंकि अमीर देश का जो योगदान था वो इसमें ज़्यादा था और गरीब देशों का समर्थन इसमें मिलना चाहिए। तो स्टूडेंट, यही था हमारा एक छोटा सा निष्कर्ष, जिसके साथ हमारा यूनिट नंबर 3 का चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है और साथ ही हमारी यूनिट नंबर 3 भी कंप्लीट होती है। क्योंकि यूनिट नंबर 3 में हमारे टोटल 3 चैप्टर थे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 एंड चैप्टर नंबर 7, जो कि मैंने आपको बता दिया। तो यही थी हमारी 3rd यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको ये पीडीएफ या नोट्स मिल जाएंगे। एंड अगर किसी भी स्टूडेंट का किसी भी तरह का कोई भी डाउट या किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी होती है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या हमारे इंस्टा पेज को फॉलो करके भी पूछ सकते हैं। डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल फॉलो कर लीजिएगा। और अगर आपको ये लेक्चर उपयोगी लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले अध्याय के लिए तैयार रहिएगा, जहां हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट यूनिट, यूनिट नंबर 4 के चैप्टर नंबर 8 एंड चैप्टर नंबर 9 के बारे में। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।